नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज की बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया बड़ा ऐलान। कहा कि नियोजित शिक्षक जहां हैं वहीं रहेंगे। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस ऐलान के बाद अब ये स्पष्ट हो गया है कि नियोजित शिक्षक से अब विशिष्ट शिक्षक बने ये टीचर्स का दूसरी जगह पर पद स्थापन नहीं होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कह दिया है कि अभी जो नियोजित शिक्षक स्कूल में हैं वही स्कूल में रहेंगे। दरअसल सक्षमता परीक्षा पास करने वाले बिहार के लगभग 1,14,138 शिक्षकों को सरकार ने राजकर्मी का दर्जा दे दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के अधिवेशन भवन में 200 नियोजित शिक्षकों के बीच में अपॉइंटमेंट लेटर का वितरण किया, और जबकि अन्य शिक्षकों को उनके जिलों में ही नियुक्ति पत्र सौंपा जा रहा है। नियुक्ति पत्र पाने वाले नियोजित शिक्षक अब विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे और बीपीएससी शिक्षकों की तरह ही अब उन्हें भी लाभ मिल सकेंगे। तो राजकर्मी का दर्जा मिलने के बाद अब नियोजित शिक्षकों का कितना सैलरी होगा, इसकी अगर बात करें तो देखिए 6वें फेज में भर्ती नियोजित शिक्षकों की कुल सैलरी इस समय 24,750 रुपए है और इसमें 1,800 ईपीएफ कटता है। लेकिन अब देखिए प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाले नियोजित शिक्षक अब राजकर्मी बन जाने पर टोटल वेतन इनका अब बढ़कर 38,500 हो जाएगा और न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में करीब 4,000 रुपए कटेगा। तो इस प्रकार इन शिक्षकों को 34,500 रुपए इन हैंड मिलेगा। वहीं अगर मिडिल स्कूलों के शिक्षकों की बात करें तो देखिए मिडिल स्कूल में टोटल वेतन 43,000 रुपए मिलेगा। न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में करीब 4,088 रुपए कटेगा और इन हैंड इन शिक्षकों को 38,912 रुपए आएगा। इसी प्रकार हाई स्कूल में पढ़ाने वाले इन शिक्षकों का 47,500 रुपए वेतन मिलेगा और न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में करीब 4,526 रुपए कटेगा, यानी कि इन हैंड इन शिक्षकों को 42,974 रुपए मिलेगा। इसी प्रकार 10+2 के शिक्षकों की बात करें तो देखिए 10+2 में टोटल 49,000 रुपए वेतन मिलेगा और न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में करीब 4,672 रुपए कटेगा, यानी कि इन शिक्षकों को इन हैंड 44,328 रुपए मिलेगा। वहीं इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कह दिया है कि अभी सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी 10+2 खोले गए हैं और लड़कियों को 12वीं पास करने पर उन्हें 10,000 रुपए मिलते थे, जिसे बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है। वहीं ग्रेजुएट पास होने पर अब लड़कियों को 25,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है और अब लड़कियां भी खूब पढ़ रही है। स्कूलों में लड़के और लड़कियों की संख्या लगभग बराबर हो गई है। बिहार में शिक्षक संघ ने अब सरकार का किया विरोध। कहा कि सरकार की नीति है शिक्षक और शिक्षा विरोधी। जी हां, बिहार सरकार की शिक्षा एवं शिक्षक विरोधी नीतियों के खिलाफ अब बिहार में शिक्षक आंदोलन पर उतर आए हैं। शिक्षकों ने जिला माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले सुपौल में कैंडल मार्च निकाला और जिला सचिव डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव के नेतृत्व में जिले भर के शिक्षक, अध्यापक और पुस्तकालयाध्यक्ष और शिक्षेतर कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गांधी मैदान से शुरू होकर कैंडल मार्च महावीर चौक, स्टेशन चौक होते हुए पूरे शहर का भ्रमण किया और सैकड़ों की संख्या में कैंडल मार्च में शामिल शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। देखिए शिक्षक संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि सालों से राज्य भर में शिक्षक शिक्षा के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, लेकिन सरकार उन्हें सुविधा देने के बजाय परेशान कर रही है और बिहार सरकार की नीति शिक्षक और शिक्षा विरोधी है। सक्षमता परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों को मनमाने तरीके से असंवैधानिक तबादला किया जा रहा है। सेवा निरंतरता का लाभ से शिक्षकों को वंचित किया जा रहा है और इसलिए ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पदाधिकारियों ने कहा कि अगर सरकार हमारी मांगों पर पहल नहीं करेगी तो शिक्षक अब आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। बिहार के साथ ही पूरे देश के लिए बहुत बड़ी खबर है। महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप में भारत की हुई जीत, चीन को 1-10 से रौंदा और जय श्री राम के लगे नारे। जी हां, खेल जगत से इस वक्त की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि नालंदा के राजगीर में खेले जा रहे महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी पर भारत ने कब्जा कर लिया है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को 1-10 से हराकर खिताब जीत लिया।
वहीं इधर भारतीय टीम की जीत के बाद स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने तिरंगा लहराकर अपनी खुशी का इजहार किया और इस दौरान जय श्री राम के नारे से पूरा स्टेडियम गूंज उठा। बता दें कि इस चैंपियनशिप में भारत समेत एशिया के कुल 6 देशों की टीमें शामिल हुई और सेमीफाइनल में जापान को शिकस्त देकर भारत फाइनल में पहुंचा था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया बड़ा ऐलान। भारतीय महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों को 10-10 लाख का इनाम देगी बिहार सरकार। जी हां, बिहार में पहली बार नालंदा के राजगीर में खेले जा रहे महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी में भारत की जीत से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी खुश हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस शानदार जीत के लिए टीम इंडिया को बधाई दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि भारतीय टीम की कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से जीत हासिल हुई है। वहीं इस दौरान सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने पोस्ट करके लिखा है कि भारतीय महिला टीम को राजगीर में आयोजित महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतने पर बहुत बहुत बधाई। राज्य सरकार विजेता टीम के सभी सदस्यों एवं टीम के मुख्य कोच श्री हरेंद्र सिंह जी को 10-10 लाख रुपए नगद राशि से पुरस्कृत करेगी और टीम के बाकी सपोर्ट स्टाफ को भी 5-5 लाख रुपए की नगद राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। भारतीय महिला टीम को भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिहार को मिलेगी बड़ी सौगात। पूर्णिया एयरपोर्ट से इसी महीने से उड़ेंगे जहाज। टर्मिनल बिल्डिंग बनाने का भी काम हुआ शुरू। जी हां, बिहार के सीमांचल के निवासियों के लिए बड़ी खबर है। पूर्णिया एयरपोर्ट से अगले साल यानी 2025 से हवाई जहाजों का परिचालन शुरू हो जाएगा और इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पूर्णिया एयरपोर्ट से हवाई जहाज का परिचालन शुरू करने की टाइम भी अब तय कर लिया है। देखिए, पूर्णिया एयरपोर्ट पर टर्मिनल भवन के निर्माण के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टेंडर जारी कर दिया है। फिलहाल अंतरिम टर्मिनल भवन बनाया जा रहा है और जिससे कि जल्द से जल्द उड़ान चालू किया जा सकेगा और इसके लिए 45 करोड़ 45 लाख रुपए से बिल्डिंग बनाने का टेंडर जारी किया गया है, जो 4 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। और पूर्णिया में एयरपोर्ट बनने से अब सीमांचल ही नहीं बल्कि कोसी और पश्चिम बंगाल, झारखंड एवं नेपाल तक के लोगों को हवाई सेवा का लाभ मिल सकेगा। आपको बता दें कि ये एयरपोर्ट को आधुनिक बनाने के लिए सभी बातों का ध्यान रखा गया है। एयरपोर्ट का डिजाइन ऐसा बनाया जा रहा है कि जिससे कि अगले 30 से 40 सालों तक यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या को संभाला जा सके और पूर्णिया एयरपोर्ट को स्टेट ऑफ द आर्ट एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। बिहार में पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा जल्द शुरू। अलाइनमेंट का काम आखिरी चरण में। जी हां, बिहार की राजधानी पटना से लेकर पूर्णिया तक बनने वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट यानी कि मार्ग रेखन जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। अलाइनमेंट बनाने का काम अंतिम चरण में है और इस एक्सप्रेसवे के डीपीआर भी बनाई जा रही है। इसके बनते ही अब इसकी मंजूरी जल्द ही ली जाएगी और इसके बाद इस सड़क का टेंडर जारी कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले दिनों पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट में बदलाव किया गया था। पहले से जो तैयार अलाइनमेंट थी उसको बदलकर नया तय किया गया था और इसमें प्रस्तावित एक्सप्रेसवे की लंबाई 32 किलोमीटर बढ़ गई है। पहले इसकी लंबाई 250 किलोमीटर थी, जो अब बढ़कर 282 किलोमीटर कर दी गई है और नए साल में इस एक्सप्रेसवे का निर्माण शुरू होने की संभावना है। तो पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे पर 17 बड़े पुल, 11 रेलवे ओवरब्रिज के अलावा कई छोटे पुल और पुलिया का निर्माण किया जाएगा। ये पटना के दिघवारा से शुरू होकर पूर्णिया के डगरुआ में खत्म होगा और इससे पटना और पूर्णिया के अलावा हाजीपुर, छपरा, सहरसा, दरभंगा जिले में आवागमन आसान हो जाएगा। झारखंड में पूर्ण मतदान संपन्न हो चुका है। टोटल 81 विधानसभा सीटों पर वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है और झारखंड में अब सरकार किसकी बनेगी इसको लेकर एग्जिट पोल सामने आ गया है। जी हां, झारखंड में मतदान खत्म हो गया। 81 सीटों के लिए 2 चरणों में वोटिंग हुई और बाद में अब काउंटिंग का इंतजार है। इसी बीच कई एग्जिट पोल भी आ गए हैं। इसमें भविष्यवाणी की गई है कि अब राज्य में किस गठबंधन या किस पार्टी की सरकार बन सकती है। पिछले लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल खड़ा हुआ है और फिर अब इस बार एग्जिट पोल हुए हैं तो हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग एग्जिट पोल में कि किस गठबंधन या पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई दिख रही है।
है। देखिए चाणक्य का एग्जिट पोल आप देख सकते हैं, इसमें चाणक्य स्ट्रेटेजी से एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 81 में से 45 से 50 सीटें, जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन को 35 से 38 सीटें और अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें आएगी। वहीं एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल की बात करें तो देखिए उनके एग्जिट पोल के अनुसार झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन की सरकार बनती हुई दिख रही है। एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन को 35 सीटें मिलने की भविष्यवाणी की गई है, जबकि इधर एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी गठबंधन को 25 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं मैट्रिज के एग्जिट पोल की बात करें तो देखिए इसमें झारखंड में बीजेपी गठबंधन का पलड़ा भारी है। इस गठबंधन को 27 से 42 सीटें मिलती हुई दिखाई गई है। वहीं जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन को 25 से 30 सीटें हासिल हो सकती है और अन्य के खाते में 1 से 4 सीटें जाती दिख रही है। उसके बाद पीपुल्स प्लस का एग्जिट पोल देखिए, इसके एग्जिट पोल के मुताबिक झारखंड में एनडीए गठबंधन को 44 से 53 सीटें मिल सकती है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन को 25 से 37 सीटें मिल सकती है और अन्य के खाते में 5 से 9 सीटें आ सकती है। इसके बाद टाइम्स नाउ जेवीवी का एग्जिट पोल की बात करें तो देखिए इसके एग्जिट पोल के मुताबिक झारखंड में एनडीए को 40 से 44 सीटें मिल सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन को 30 से 40 सीटें मिल सकती है और अन्य के खाते में 1 सीट आ सकती है। उसके बाद सी वोटर्स के भी एग्जिट पोल की बात कर लेते हैं। देखिए झारखंड में इस बार इनके मुताबिक एनडीए को 36 सीटें आ सकती है। वहीं सत्तारूढ़ जेएमएम के गठबंधन को 26 सीटें मिलने का अनुमान है और इस एग्जिट पोल के अनुसार 20 सीटों पर कांटे की टक्कर है, जिसकी भविष्यवाणी करना मुश्किल है। बिहार में अवैध खनन में लगे 2 मजदूरों की बालू में दबकर हुई मौत, जेसीबी चालक भागा। जी हां, बिहार में अवैध खनन में जुटे 2 मजदूरों की बालू में दबने से मौत हो गई है। मामला लखीसराय जिले का है और इस जिले के किऊल थाना क्षेत्र के घोसीकुंडी गांव में स्थित किऊल नदी में बुधवार की सुबह अवैध बालू खनन में लगे मजदूर के बालू में दबकर मौत होने का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया है। घटना सुबह लगभग 5 बजे की बताई जा रही है। हालांकि 2 थाना क्षेत्र के मामला होने के बावजूद किसी भी थाने की पुलिस 3 घंटे के बाद 8 बजे तक घटनास्थल पर नहीं पहुंच सकी। वहीं इधर बालू खनन माफिया मृतक के परिजनों को विश्वास में लेकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं और स्थानीय लोगों के अनुसार बताया गया कि मजदूर की मौत अवैध खनन में लगे जेसीबी के ड्राइवर की लापरवाही से हुई है। गड्ढे में दबे मजदूर को छोड़कर ही बालू माफिया के साथ ड्राइवर चालक मौके से फरार हो गया और जिसके कारण इन मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। लोगों के द्वारा बताया गया कि जेसीबी चालक मौके से फरार अगर नहीं होता तो तत्काल बालू हटाकर मजदूर की जान बचाई जा सकती थी। बिहार में पूर्ण शराबबंदी होने के बावजूद बिहार में लगातार तस्कर शराब ला रहे हैं और देखिए शराबबंदी वाले बिहार में तस्करों का गजब खेल देख लीजिए। गाड़ी पर पुलिस का स्टिकर लगा था और अंदर से मिले देसी दारू के बोरे। जी हां, शराबबंदी वाले बिहार के नालंदा जिले में दारू की तस्करी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। धंधेबाज अब पुलिस का स्टिकर लगाकर गाड़ी से ही शराब की अवैध तस्करी करने लगे हैं। दरअसल सोहसराय थाना पुलिस ने गाड़ी चेकिंग के दौरान मोगल कुआं मोहल्ले से एक स्कॉर्पियो कार से भारी मात्रा में देसी शराब बरामद की है। पुलिस ने गाड़ी के ड्राइवर समेत 4 धंधेबाजों को नशे की हालत में गिरफ्तार किया है और चौंकाने वाली बात तो यह है कि जिस गाड़ी से शराब की तस्करी की जा रही थी उस पर पुलिस का स्टिकर लगा हुआ था। इस गाड़ी की जब तलाशी ली गई तो उसमें से 3 बोरे में भरी करीब 150 लीटर शराब बरामद हुई है और बताया जा रहा है कि ये शराब की खेप मल बिगहा ले जा रहे थे और पुलिस को चकमा देने के लिए ही गाड़ी पर पुलिस का स्टिकर लगाया था। बड़ी खबर आ रही है, सीतामढ़ी के 32 लोगों को पंजाब में बनाया गया है बंधक। छत से कूदकर 2 घर पहुंचे तो कहा कि पैसे मांगने पर पिटाई करते थे ठेकेदार। जी हां, देखिए बड़ी खबर आ रही है, सीतामढ़ी के सुरसंड प्रखंड के मेघपुर गांव के 20 बच्चे समेत 32 लोगों को पंजाब के जालंधर में बंधक बनाया गया है, जहां सभी बच्चों को बंधक बनाकर मजदूरी कराया जा रहा है और प्रताड़ित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, परिजनों से बात भी नहीं करने दिया जा रहा है, जिससे पीड़ित परिवार
बेचैन हैं। कुछ परिजनों ने बताया है कि उनसे आखिरी बार छठ से पहले बात हुई थी, लेकिन बीते 1 महीने से कोई संपर्क नहीं है। और बंधक बनाने की बात तब सामने आई जब उनके चुंगल से कुछ लोग बचकर गांव पहुंचे, जिसके बाद पता चला कि सभी को बंधक बनाकर जबरन अधिक काम कराया जा रहा है और उन्हें मजदूरी भी नहीं दी जा रही है। इतना ही नहीं, ठीक से 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा है। वहीं जो 2 युवक कूद कर वहां से भागे हैं, उनका कहना है कि यहां से बोलकर ले गया था कि आलू बेचना है और उसके बदले 12,000 रुपए प्रति महीने दिया जाएगा, लेकिन जब 1 रुपया नहीं दिया गया तो घर पर बात करने के लिए बोलते थे तो मारपीट किया जाता था। जिस जगह पर रखा गया था वहां से निकलना मुश्किल था और यहां तक कि 4 दीवारी पर करंट दौड़ाया गया था, वहां से निकलना मुश्किल था, लेकिन जैसे तैसे हम वहां से निकलकर भाग गए। वहीं देखिए, इस मामले पर अब पुपरी के एसडीएम इश्तियाक अली अंसारी ने कहा है कि मामले की जानकारी मिली है। मामले की जांच को लेकर लेबर विभाग के इंस्पेक्टर को निर्देश दिया गया है। अभी तक कोई आवेदन नहीं आया है, हालांकि जांच चल रही है। आवेदन मिलने पर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। आखिर ऐसे कैसे होगा बिहार में जमीन का सर्वे? देखिए, फाइल कंप्यूटर ही नहीं, ऑफिस से सोफा और सीसीटीवी का हार्ड डिस्क भी लेकर चली गई डीसीएलआर मैत्री सिंह। जांच में हुए कई बड़े खुलासे। जी हां, अपने ट्रांसफर के बाद करीब 750 फाइल लेकर भागने वाली पटना सदर के पूर्व डीसीएलआर मैत्री सिंह के कई और कारनामे सामने आए हैं। डीएम के आदेश पर मैत्री सिंह के कारनामों की जांच हो रही है और उसमें अब चौंकाने वाली बातें सामने आ रही है। देखिए, अब जानकारी मिली है कि पटना सदर अनुमंडल के पूर्व डीसीएलआर मैत्री सिंह 22 अक्टूबर को हुए अपने ट्रांसफर के अगले ही दिन ऑफिस से सोफा, टेबल के साथ ही अन्य सामान भी लेकर चली गई थी और सामान ले जाने से पहले ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी खोल दिया गया था ताकि पूरे मामले की तस्वीर ही कैद नहीं हो सके। लेकिन जांच में अधिकारियों ने डीसीएलआर कार्यालय में जब नए सिरे से जांच शुरू की तो कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ गए हैं। देखिए, पटना डीएम ने जब जांच शुरू की तो फिर करीब 350 फाइल दलालों ने ऑफिस में पहुंचा दिया है, लेकिन करीब 400 फाइल अब भी गायब है और पटना डीएम ने इसकी जानकारी राज्य सरकार को देने के बाद 10 सदस्यों की जांच कमेटी बनाकर पूर्व डीसीएलआर के सारे कारनामों की जांच अब शुरू कराई है। पप्पू यादव को फिर से मिली जान से मारने की धमकी। इस बार पप्पू यादव को रॉकेट लॉन्चर से उड़ाने की मिली धमकी। पाकिस्तान से किया गया कॉल। जी हां, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को 16वीं बार जान से मारने की अब धमकी मिल गई है। सांसद पप्पू यादव ने फेसबुक लाइव आकर कहा है कि परिवार को बीच में ना लाएं, अन्यथा हमारा भी रास्ता अलग होगा। इस लाइव के कुछ घंटों के बाद ही पाकिस्तान के मोबाइल नंबर से कॉल और व्हाट्सएप मैसेज भेजा गया, जिसमें रॉकेट लॉन्चर से अब उड़ा देने की धमकी दे दी गई है। मैसेज उर्दू में लिखा है और धमकी देने वाले शख्स ने खुद को लॉरेंस गैंग का सदस्य बताया है। हालांकि इन धमकियों को लेकर सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि हम इससे डरने वाले नहीं हैं। दरअसल आपको बता दें कि 2 दिन पहले भी यानी कि 18 नवंबर को भी सांसद पप्पू यादव को पाकिस्तान से धमकी मिली थी और पाकिस्तान के नंबर से कई बार ऑडियो कॉल किया गया। जवाब नहीं देने पर दूसरे नंबर से कॉल किया और मैसेज भेजा। मैसेज में धमकी देने वाले ने लिखा है कि तुम बहुत जल्द मरोगे, सिद्धू मूसेवाला की तरह तुम भी मरोगे और तुम्हें इतनी गोली मारेंगे खोपड़ी और हड्डी तक नहीं मिलेगी। निकलो तुम घर से बाहर, देखते हैं तुम कितने बड़े बाहुबली हो। बस 2 से 3 दिन की बात है, तुम्हारी सारी बाहुबली निकल जाएगी, तुम्हारी मौत आ गई है, तुम बहुत ही जल्द कुत्ते की मौत मरोगे। तुम्हें बचना है तो लॉरेंस बिश्नोई भैया से माफी मांग लो, अभी समय है, सुधर जाओ, वरना लॉरेंस भाई तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे।